स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं सौरभ तिवारी। हमने लास्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा था और आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो जो था फंडामेंटल राइट्स का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार देखिए। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिर इसका विचार कहां से आया, है ना। तो इसका विचार जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। यह संविधान बनके तैयार हुआ था 1937 में। 1937 में आयरलैंड का संविधान बना था। तो उस संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे उसी के आधार पे अपने भी देश में इसको शामिल किया गया। और ये आयरलैंड के संविधान में स्पेन के संविधान से लिया गया था। खैर हो गया, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, है ना। आयरलैंड के संविधान में जो ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको स्पेन के संविधान से लिया गया था। अब इसके पीछे की संस्कृति के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे इसका विचार संविधान सभा में सबसे पहले उठा। संस्कृति हमारे जो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे वीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे। तो इन्होंने दो तरह की जो अधिकार है उसकी बात की। एक अधिकार की बात किया इन्होंने, मतलब न्यायोचित और गैर न्यायोचित। न्यायोचित और गैर न्यायोचित दो तरह की इन्होंने अधिकारों की बात की और उन अधिकारों को लगभग मान भी लिया गया। तो न्यायोचित अधिकार हमने देखा संविधान के भाग 3 में, है ना। 12 से 35 के में सभी जो मूल अधिकार हैं वो न्यायोचित अधिकार है। उनके हनन होने पे हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत रिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जबकि गैर न्यायोचित जो होते हैं उनके हनन में हम न्यायालय नहीं जा सकते। वो एक तरह के सिर्फ अधिकार हैं, उनमें कोई भी कानूनी शक्ति उनके पीछे नहीं है ना। उनके हनन होने पे हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो ये हुआ, ठीक है। अब जो है जो हमारा ये नीति निर्देशक तत्व है, इसका जो उद्देश्य है वो है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। आर्थिक और सामाजिक, इसका जो उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्व का वो है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। और इसका जो मूल्यांकन है न्यायालय नहीं करेगा, इसका मूल्यांकन जनता करेगी, है ना। स्वामी विवेकानंद ने भीमराव अंबेडकर ने स्पष्टता किया था कि जो लोकप्रिय मत वाली जो पार्टी होगी, जिसकी सरकार होगी, तो वह जब कोई भी कानून बनाएगी तो वह इन जो तत्वों का है प्रयोग करेगी अपने कानून में, है ना। नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग अपने कानून में करेगी और उसका उपयोग करके ही वह कोई कानून बनाएगी। अगर उसकी अवहेलना करती है, अगर उस कानून का इन तत्वों का प्रयोग नहीं करती है अपने कानून में, तो वह इसके लिए जनता को बताएगी, मतलब मतदाता के सामने इसका उत्तर देगी, है ना। ऐसा कथन जो था भीमराव अंबेडकर का था, ठीक है। तो यहां से ये चीज ध्यान रखिएगा इसकी। अब इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं पहली तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कोई भी कानून या विधि बनाती है तो उस विधि को बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करे, है ना। इन तत्वों का प्रयोग करके वह विधि बनाए। और ये देश के शासन में भी मूलभूत है, तो इसलिए विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना अनिवार्य है, ठीक है। तो एक तो विशेष बात ये थी। और फिर एक जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम में जो निदेशक तत्व थे, है ना, निदेशक तत्व के अनुदेश जो थे उसी पे आधारित है ये हमारा नीति निर्देशक तत्व। वह जो है उसमें ब्रिटिश सरकार जो है गवर्नर जनरल और जो भारत की उपनिवेशिक कॉलोनियां थी उनके गवर्नरों को जारी करती थी जो आदेश, उन्हीं पे आधारित ये निदेशक तत्व हैं हमारे, ठीक है। एक तो ये विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता ये हो गई
कि यह गैर न्यायोचित है ना, इनका उल्लंघन होने पे हम न्यायालय नहीं जा सकते और ना ही सरकार इनके न्याय उल्लंघन होने के लिए कोई भी सुरक्षा के लिए बाध्य है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य की हमने बात की ही कि इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का इसका उद्देश्य है। जैसे जो मौलिक अधिकार थे उसका जो उद्देश्य था वो एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का था, और इसका जो उद्देश्य है वो एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का है। तो ये इसके कुछ मूलभूत विशेषताएं हो गई। और एक विशेषता ये भी हो गई कि राज्य जो विधि बनाएगी तो उसमें इसका प्रयोग करेगी, है ना, क्योंकि यह देश के शासन में मूलभूत है, इसलिए राज्य इनको नकार नहीं सकती। इनके नैतिक बाध्यता एक तरह से कही जा सकती है ना, कि इनमें नैतिक बाध्यता है। नैतिक बाध्यता होने के कारण जो राज्य है वह कानून बनाएगी, कानून बनाते समय इन सभी तत्वों को प्रयोग करेगी। ठीक है। अब उसके बाद जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, हालांकि इनका संविधान में कोई भी बंटवारा नहीं किया गया, लेकिन जो एक हम अपने पढ़ने के हिसाब से जो है इसको 3 तरीके से रखा गया। एक तो समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। उदारवादी तीन भागों में इसको बेसिकली बांटा गया। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, इसको संविधान में कोई बंटवारा नहीं हुआ। ये एक अध्ययन की शैली से, मतलब एक उनकी दिशा और दशा के आधार पे इनका जो बंटवारा है वो किया गया। अब हम अनुच्छेदों की तरफ आते हैं, आर्टिकल्स की तरफ हम अब देखते हैं। तो हम आर्टिकल 36 को देखते हैं। राज्य की परिभाषा की बात कर रहा है, तो राज्य की परिभाषा यहाँ पर वही होगी जो मौलिक अधिकार में हमने अनुच्छेद 12 पे देखा था, है ना। मतलब राज्य के अंतर्गत विधानमंडल और संसद और भी जितने संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक जितने भी हैं ये सब आएंगे, वो सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आएंगे, है ना। तो राज्य में बेसिकली वही उपबंध दिया गया है जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में दिया गया था। ठीक है। तो राज्य की परिभाषा वही होगी। अब अनुच्छेद 37 की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 37 जो है वह यह कह रहा है कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है वो देश के शासन में मूलभूत है, अतः राज्य जो है कोई भी विधि का निर्माण करती है तो उसको उस विधि के निर्माण के लिए इन तत्वों का प्रयोग करेगी, है ना। विधि को बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करेगी। तो अनुच्छेद 37 में बेसिकली यही बताया गया हुआ है। ठीक है। अब अनुच्छेद 38 जो है राज्य द्वारा लोक अभिवृद्धि को बढ़ावा देना, है ना। राज्य द्वारा लोक अभिवृद्धि को बढ़ावा देना की इसमें बात की गई है। तो लोक अभिवृद्धि जो है वह जो है 3 तरह की न्याय की यहाँ पे बात की गई है। हमने प्रस्तावना में भी देखा था, वहां पे 3 तरह की न्याय की बात की गई थी, है ना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह की न्याय की बात की गई थी। तो यहां पर जो अनुच्छेद 38 है उसका कहना है कि लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक द्वारा एक समाज की स्थापना करना है ना। और जो सुविधाएं और अवसर हैं उसकी जो असमानता है उसे भी समाप्त करना है। सुविधाएं और असमानता है उसकी अवसर को भी समाप्त करना है। तो एक ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत। तो सभी नागरिकों के जीवन जीविका के लिए पर्याप्त जो संसाधन है, सभी नागरिकों के लिए जीविका के लिए जितने भी संसाधन है वो उनको पाने का उनको अधिकार होगा, है ना। समुदाय में स्थित जितने भी भौतिक संसाधन उनका संवितरण होगा सभी भागों में, सभी के लिए एक समान भौतिक संसाधन होंगे। ठीक है। उत्पादन और जो संसाधन है उनका संकेंद्रण से उनको रोका जाएगा, है ना। समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को एक समान वेतन दिया जाएगा। तो बेसिकली इसमें कुछ इन बातों की बात की गई है अनुच्छेद 39 में। ठीक है। अब 39 के बाद 39A में आते हैं हम लोग। 39A में इससे पहले ये समझिए कि 39A को 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था 39A को। इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क
निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। तो सामान्य न्याय सभी के लिए उपलब्ध होगा, एक समान सबके लिए न्याय व्यवस्था होगी। और दूसरी बात यह है जो गरीब वर्ग है उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, है ना, बिना कोई शुल्क के उसको निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो अनुच्छेद 39A में इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 40 की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है ना, ग्राम पंचायत का गठन होगा और ग्राम पंचायत का जो गठन है वो उसमें मतलब उसको शक्तियां दी जाएगी जिससे एक स्व सरकार की इकाई के रूप में वो कार्य कर सके, है ना। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई। सभी जो अनुच्छेद है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स मेंस में सब जगह पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा और सभी एग्जाम में लगभग ये पूछे जाते हैं। तो ये पूरे अनुच्छेद को आप एक तरफ से ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद में क्या बताया गया। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है ना। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। तो ये सीधे ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है कि ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है और पंचायत के गठन के साथ साथ उनको शक्तियां प्रदान की जाएंगी जिससे स्व सरकार के रूप में वह स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य कर सके, है ना। तो ये बेसिकली इसमें यहाँ पे बात की गई है। जो अगला अनुच्छेद है 41, तो इसमें कुछ मामलों में काम का अधिकार की बात की गई है। जैसे काम पाने हो गया, शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापा में मतलब लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। यहाँ पे लोक सहायता के अधिकार की बात की गई है। कुछ मामलों में लोक सहायता के पाने की बात की गई है, जैसे बेकारी, बुढ़ापा हो गया, काम पाने या शिक्षा पाने के उसमें लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो अनुच्छेद 42 है, इसमें न्यायोचित, काम संगत और मानवीय दशा में कार्य का उपबंध दिया गया है। मतलब न्यायोचित जो कार्य है वो काम के न्याय संगत होगा और वहां की जो दशा होगी वो मानवीय दशा होगी, है ना। वहां पे ये बात किया गया है अनुच्छेद 42 में। और फिर अनुच्छेद 43 की तरफ आते हैं, तो इसमें कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन की बात की गई है। कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन, उनके शिष्ट जीवन और सामाजिक और आर्थिक अवसर की यहाँ पे बात की गई है अनुच्छेद 43 में, कि राज्य ऐसे उपबंध करेगा कि कर्मचारियों को निर्वाह वेतन उनकी मिले, जिस अनुसार वो काम कर रहे हैं उस अनुसार उनको वेतन भत्ता मिले और उनका जो जीवन स्तर है उसको भी ऊंचा किया जाए। अब जो 43A है, 43A को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो इसमें उद्योग प्रबंध, जैसे उद्योग प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा देना, इसका कहना है कि उद्योग प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा देना ही राज्य का कर्तव्य होगा, है ना। राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 43B जो है, यहाँ पे सहकारी समितियों का गठन की बात की गई है ना। अनुच्छेद 43B जो है ये 2011 में जोड़ा गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 2011 में 97 संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। सहकारी समितियों का गठन, स्वायत्त उनका संचालन और उनकी जो सहकारी समितियों का जो कार्य है उसको बढ़ावा देने की इसमें बात की गई है ना। 43B को इसको 2011 में 97 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब अनुच्छेद 44 की तरफ आते हैं। इसमें समान सिविल संहिता, मतलब भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें जो भी नागरिक है उनको एक समान सिविल संहिता प्राप्त होगी, एक समान उनको कानून के मतलब एक समान अधिकार सभी को प्राप्त होंगे, है ना। 44 में ये बात की गई है। 45 की तरफ आते हैं, तो 45 में पहले क्या था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा राज्य, राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, है ना। अनुच्छेद 20A के तहत हमने मौलिक अधिकार में इसको देखा था, 20A में इसको अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और यहाँ पर अब प्रबंध जो कर दिया गया है कि बालपन एवं पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा का यहाँ पर अब संशोधित करके इसको यहाँ पर ये प्रावधान कर दिया गया है। तो 45 में ये 86वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था, है ना। 86वें संविधान संशोधन 2002 में
हुआ था कि अनुच्छेद 21 बनाया गया, 21A बनाया गया सॉरी, और वहां पर जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद फिर हम आते हैं 46 में, अनुच्छेद 46। तो 46 में जो है SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की गई है ना। इनके जो शैक्षणिक और आर्थिक हित हैं उसको बढ़ावा देने की यहाँ पर बात बेसिकली की गई है। SC ST हो गया और अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार एवं जीवन स्तर ऊंचा करना, पोषाहार एवं जीवन स्तर ऊंचा करना एवं लोक स्वास्थ्य को सुधार करने की बात की गई है। लोक स्वास्थ्य को सुधार करने की बात की गई है, पोषाहार स्तर को और जीवन स्तर को भी ऊंचा करने की बात अनुच्छेद 47 में की गई है, ठीक है। अब अनुच्छेद 48 की तरफ आते हैं। 48 में बेसिकली कृषि एवं पशुपालन, मतलब कि जो पशु बल है उस पर प्रतिबंध उस पर लगाया गया है ना। कृषि बल पशु बल पे प्रतिबंध लगाया गया है और कृषि और पशुपालन करने का जो तरीका है उसको आधुनिक तरीके से करने की बात यहाँ पर की गई है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद 48A में पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा की बात की गई है। इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 48A को, इसकी बात हम कर रहे हैं 48A, है ना। 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। इसके तहत मतलब ये है कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा के साथ वन्य जीव जो हैं और वन जो है उनकी भी रक्षा करना ये एक तत्व है जिनका सरकार प्रयोग करेगी कोई भी विधि बनाते समय, है ना। यहां से ये ध्यान रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करना। राष्ट्रीय धरोहर मतलब कि जो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल हैं, ऐसे कोई स्मारक हैं जो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल है, उनकी रक्षा करना भी एक निर्देशक तत्व है। इसको 49 के तहत रखा गया है। अब यहाँ पर लोक सेवा की बात की गई है अनुच्छेद 50 में, है ना। अनुच्छेद 50 में लोक सेवा की बात की गई, जिसमें कार्यपालिका को मतलब न्यायपालिका जो है उसको कार्यपालिका से अलग रखना है ना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने की यहाँ पे बात की गई है अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 51 जो अंतिम है ना, तो उसमें इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात अनुच्छेद 51 में की गई है ना। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध होंगे और जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा रहेगी, संधियों में सबकी बाध्यता बनी रहेगी, ये एक इसमें बात की गई है ना। तो ये कुल मिला के हमने 36 से 51 देखा। 36 से भाग 4 में हमने 36 से 51 तक हमने पूरे अनुच्छेदों को एक तरफ से देखा। तो ये प्रमुख जो अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इनके क्रियान्वयन के बारे में देखते हैं। तो इनके कुछ क्रियान्वयन के बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं। उससे पहले हम मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के टकराव, मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्व में जो टकराव है उसको समझते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि दो तरह के अधिकारों की बात की गई थी और दो तरह के अधिकार, एक तो न्यायोचित हो गए और दूसरे गैर न्यायोचित हो गए। तो न्यायोचित अधिकार में मूल अधिकार आते हैं और नीति निर्देशक तत्व जो है गैर न्यायोचित अधिकार में आते हैं, क्योंकि राज्य की नैतिक बाध्यता है कि वो कोई भी विधि बनाती है तो वो नीति निर्देशक तत्व का उपयोग करेगी, है ना। इसलिए कहीं कहीं मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में एक टकराव की स्थिति बन जाती थी। तो ऐसा पहला मामला जो है आया
चंपाकम द्विराजन बनाम मद्रास राज्य 1951। चंपाकम द्विराजन बनाम मद्रास राज्य। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्लियर किया कि अगर दोनों के बीच में टकराव होता है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में दोनों में टकराव होता है, तो मूल अधिकार अधिक प्रभावी रहेंगे, है ना, मूल अधिकार का प्रभाव अधिक बना रहेगा। ठीक है। एक दूसरी व्याख्या इसी के साथ हुई। कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की में वापस जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह मत दिया कि जो नीति निर्देशक को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। इससे पहले हम इसको समझते हैं गोलकनाथ बनाम और पंजाब राज्य में एक्चुअल में था क्या। तो गोलकनाथ दो भाई थे, एक थे हेनरी और एक विलियम। ये दो भाई, गोलकनाथ दो भाई थे, इनके पास 500 एकड़ जमीन थी। 500 एकड़ की इनके पास जमीन थी। तो पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेनर नाम का एक कानून बनाया, है ना। उसके तहत इन्होंने क्या किया, पंजाब सरकार ने क्या किया कि इनकी जो जमीन थी इसको हड़प लिया, मतलब अपने कब्जे में कर लिया। और उनका ये कहना था कि हम आपको 30-40 एकड़ 50 एकड़ जो भी है सामान्य जो जमीन है वो दे देंगे, और जो ये बाकी बची जमीन है ये भूमिहीनों को, मतलब जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको वितरित कर दी जाएगी। ठीक है। और एक हमारे यहाँ शेड्यूल जो हमारी संविधान में है उसमें 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल है। 9th शेड्यूल में एक्चुअल में लैंड रिफॉर्म के संबंधित कुछ कानून हैं। तो इसमें उन्होंने इस जो पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेनर एक्ट, ये एक एक्ट पारित किया इन्होंने, और जिसके तहत इन्होंने इनकी जमीन को मतलब हड़पने की कोशिश किया, हड़प ही लिया था। तो उसको इन्होंने 9th शेड्यूल में डाल दिया। और 9th शेड्यूल में एक प्रावधान है कि 9th शेड्यूल के भी कोई जितने भी कानून है उसके अगर उसके तहत किसी मौलिक अधिकार का भी मतलब अगर उल्लंघन होता है तब भी वह कानून जो है समाप्त नहीं होंगे। 9th शेड्यूल में ऐसी उसकी शक्ति है ना। तो उन्होंने इसको इसमें डाल दिया पंजाब सरकार ने, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट को इन्होंने 9th शेड्यूल में डाल दिया। 9th शेड्यूल में जब डाल दिया तो अब इसको क्या है, चैलेंज भी नहीं किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट में, है ना। जबकि जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा मौलिक अधिकार है, तो उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट जारी की, रिट दायर किया, मतलब जो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सीधे कहा कि मतलब हमारी ऐसे कैसे जमीन जो है हड़प ली जा सकती है। तो जबकि इसलिए भी हड़प नहीं जा सकती क्योंकि अनुच्छेद जो 13 है ना, वहां पर हमने देखा था कि वहां पर बेसिकली ये बात की गई थी कि कोई भी विधि है जो मूल अधिकारों का मतलब अल्पीकरण करती है, उन्हें समाप्त करने की कोशिश करती है, वह असंवैधानिक या अवैध घोषित हो जाएगी, है ना। वो विधि जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। तो वहां पे मतलब लॉज की बात किया जा रहा था, लॉज की मतलब, है ना। तो हमने देखा भी था कि वहां पर कोई भी अध्यादेश हो सकता है या संसद या प्रधान मतलब विधानमंडल जो है कोई भी ऐसे कानून जो बनाती है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है, उनका अल्पीकरण कर रही है, तो वो अपने आप समाप्त मानी जाएगी। वहां पर हमने इस चीज के बारे में देखा था। तो उन्होंने यही किया। तो जब ये बाद में उच्चतम न्यायालय ने फैसला बताया कि पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि जिसके तहत वह मौलिक अधिकारों को खत्म करे, है ना, मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती है ना। तो यहां पर जो 17th अमेंडमेंट था 1964, हाँ,
तो जो इसको भी चैलेंज किया गया था, जिसके तहत हमने मतलब उन्होंने पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट को 9th शेड्यूल में रख दिया था। वो इसको भी वहां पर चैलेंज किया गया कि ये भी एक तरह का कानून है और किसी भी कानून के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और उनका अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो वहां पर वह शून्य घोषित हो जाएगा, है ना। तो वो जो कानून है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मौलिक मौलिक अधिकार को स्पष्टता किया गया और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को स्पष्टता किया गया कि दोनों में क्या क्या अंतर है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था और गोलकनाथ केस ये था जिसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ पर बेसिकली यही मतलब इसका जो रिजल्ट था वो यही था कि मतलब निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा। निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा, है ना। ये एक चीज ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के अंतर की बात हम करते हैं, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये एक सकारात्मक है ना, सकारात्मक, क्योंकि राज्य जो है इनका उपयोग करती है विधि बनाते समय, और मूल अधिकार वहीं पे नकारात्मक है ना। कहीं कहीं ये राज्य को कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। मूल अधिकार जो है बेसिकली ये मूल अधिकार इसलिए है कि मतलब राज्य के जो मनमाने कार्य हैं, कार्य करने का राज्य को जो मनमाने तरीका है उसे प्रतिबंधित करने के लिए ही मूल अधिकार होते हैं, है ना। जिससे कि जो सामान्य नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो सके, है ना। तो ये सकारात्मक है नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार नकारात्मक है। पहला तो ये अंतर हो गया। दूसरा ये है कि ये गैर न्यायोचित है। ये गैर न्यायोचित है और ये न्यायोचित है। मतलब कि इनका हनन होने पे, नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। और यहाँ पर मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो सीधे हम आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे न्यायोचित और गैर न्यायोचित की बात की गई है दोनों की, है ना। अब इसका उद्देश्य जो है, हमने उद्देश्य की पहले भी बात की, आर्थिक और सामाजिक है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और इसका राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है ना। मूल अधिकार जो है इसको वो स्वतः लागू होते हैं। इनको लागू करने के लिए कोई भी अलग से हमें वो नहीं बनाना पड़ता, विधान नहीं बनाना पड़ता। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है स्वतः नहीं लागू, इनको लागू करने के लिए विधि का निर्माण करना पड़ता है ना। और मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, ऐसी कोई विधि है जो मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। जबकि नीति निर्देशक तत्व के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो कुछ ही बेसिक अंतर थे, अंतर को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में थोड़े सा देख लेते हैं कि कब क्या हुआ, कौन सा अधिनियम बना, और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं। क्रियान्वयन। तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कैसे हुआ, कब हुआ? तो सबसे पहले तो 1950 में जो है योजना आयोग बना ना। तो इसके योजना आयोग जो है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो इसका उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और अब इसका नाम हो गया है नीति आयोग, है ना। तो नीति आयोग का बेसिकली मतलब जो हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका मतलब हो गया, है ना। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी साहब थे। उसके बाद
भूमि सुधार के कई सारे कानून राज्यों में पारित हुए, है ना। भूमि सुधार के कई सारे कानून पारित हुए, जैसे कि उसके तहत जैसे जमींदार हो गया, जागीरदार हो गया, इनामदार हो गया, इन सबको समाप्त कर दिया गया, है ना। भूमि का सीमांकन किया गया और भूमि मतलब जो भूमिहीन जो व्यक्ति थे उनको भूमि वितरित की गई। तो कुछ ये प्रावधान किए गए, है ना। तो ये बेसिकली एक इसका उपबंध था। और जैसे इसमें न्यूनतम मजदूरी एक अधिनियम फिर आगे चल के बनाया गया। ये अधिनियमों के कभी कभार सन पूछता है, इसलिए इनका सन याद रखिएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हमने मौलिक अधिकार जब पढ़ा था वहां पर भी कुछ अधिनियमों के बारे में हमने देखा था, जैसे कि कारखाना अधिनियम हो गया, खान अधिनियम हो गया और बाल श्रम अधिनियम हो गया। तो कुछ अधिनियमों के बारे में हमने वहां पे देखा था, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा उन अधिनियमों की तरफ नहीं जाऊंगा और जो कार्यक्रम शुरू हुए थे उनके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो एक ये था और कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये नीति निर्देशक के क्रियान्वयन के लिए चलाए गए थे ना। (1952) एक ये हो गया, ये एक इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद कुछ और इसी तरह जो हो गए, तो उनमें से एक है जवाहर रोजगार योजना। ये 1989 में शुरू हुआ था। इनके सन याद रखिएगा, ये सभी सन पूछता है एग्जाम में। इसका नाम है स्वर्ण ग्राम स्वराज्य योजना, रोजगार योजना 1999, है ना। तो ये कुछ कार्यक्रम शुरू हुए, है ना। तो एक ये हो गया। इसके बाद एक ही है राष्ट्रीय ये 2006 में बना। तो ये कुछ नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए कुछ अधिनियम, ये अधिनियम बनाया गया जिसके तहत सभी जो व्यक्ति हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनको काम के यहाँ पर गारंटी दी गई, है ना। एक ये हुआ। और इसी तरह एक वन जीव संरक्षण अधिनियम भी बना था। (1972) में वन संरक्षण अधिनियम भी बना। (1980) में, है ना, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना। और एक वन नीति आई थी, वन नीति को भी ध्यान रखिएगा, 1988 में एक वन नीति आई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट, ये जितने भी ये सब बने, ये सब कुछ एक नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के तहत ही बनाया गया था, है ना। और उसके बाद कुछ आयोगों को भी बनाया गया, उनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग बना। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना। राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण आयोग थे। तो इनके क्या है, सन पूछता है कि कब बना, महिला आयोग कब बना। राष्ट्रीय महिला आयोग ये बना 1992 में, है ना। और अल्पसंख्यक आयोग हो गया, ये 1993 में बना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आयोग बने। ये सब जो है नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए ही बनाए गए, जिनके जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग ये महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए और उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया। अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, है ना, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, तो उनके लिए ये सब कुछ महत्वपूर्ण बनाए गए
इसी के साथ जो हमारा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला चैप्टर था, टॉपिक था, हमने अनुच्छेद 36 से 51 तक 36 से 51 तक पूरा डिस्कस किया एक एक अनुच्छेद को, और इसके क्रियान्वयन, टकराव, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में क्या टकराव है, इस सब के बारे में देखा। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।